हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रखते होंगे। तो ये जो वीडियो है करंट अपडेट्स की वीडियो है, जो वीडियो हम सुबह 8 बजे लाते हैं, मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो है। आज डेट क्या है? 25 जनवरी 2023, 25 जनवरी 2023। तो जो हमारी करंट अपडेट्स की वीडियो है ये दिन में 2 बार आती है, एक सुबह को 8 बजे, एक शाम को 8 बजे। क्योंकि ये 2 पार्टों में हमने इसलिए बांटी है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स हैं, जो भी करंट अपडेट्स आती हैं, उनको अच्छे से कवर कर सकें और आपको भी अच्छे से समझा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है हमारी, J&K जम्मू एंड कश्मीर लॉन्चेस न्यू फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है, J&K का मतलब जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है उसने एक नई फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट में क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट क्या चाहती है? जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट चाहती है कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जाए, उनकी इनकम को बढ़ाया जाए, और जो भी वो लॉसेस होते हैं ना उनको हार्वेस्टिंग के दौरान, जो भी वो खेती करते हैं पूरा उसके दौरान उनको लॉसेस होते हैं, उनको कम से कम किया जाए, ताकि जो प्रोडक्ट है उनका, जो भी वो सामान निकल के आएगा खेती करने के बाद, जो भी उन्होंने उपजाया होगा वो निकल के आएगा, वो अच्छे से उनके लिए फायदेमंद हो और अच्छे से उसको मार्केट में वो बेच सके। क्योंकि अगर पहले ही बहुत सारे लॉसेज उनको हो जाएंगे और फिर ठीक से सामान बिकेगा भी नहीं, तो उसको उनको नुकसान होगा। इस वजह से उनका जो है सामान अच्छे से बिक पाए और अच्छे से प्रोसेसिंग हो सके, इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया जा रहा है फार्मर्स के लिए। अब जो सामान होगा उसका कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ाई जाएगी, ठीक है, कंपटीशन बढ़ाया जाएगा। जो भी सामान होगा उसका मार्केट में अच्छी क्वालिटी होगी तो कंपटीशन अपने आप बढ़ेगा और प्राइसिंग भी अपने आप ठीक होगी। ओके, तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को बेसिकली लॉन्च किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो चाहती है कि अगले 5 साल में वो एक तो फार्मर्स के लिए स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, ठीक है, ताकि जो फार्मर्स है, जो भी उन्होंने चीजें उपजाई हैं, जो भी उनके खेत से निकल के आई हैं, उनको स्टोरेज करने के लिए उनको वो मिल सके जगह, तो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। फिर जो है आपका ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, ठीक है, मतलब जो जो भी प्रोडक्ट मान लीजिए उसको एक्सपोर्ट करना है ना, मार्केट में उसको एक्सपोर्ट, मार्केट में बेचने के बाद फिर वो एक्सपोर्ट होगा ना, तो जो फार्मर्स से चला गया तो फार्मर्स के लिए स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद जो ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं भी बाहर जाना होगा तो उसकी पहले ब्रांडिंग करनी होती है किसी भी चीज की, तो तो फिर ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक का मतलब समझते हैं आप? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी चीज होती है ना, उसको ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो ट्रक वगैरह किसी चीज से ले जाया जाए या किसी और चीज से लेके जाया जाए सामान जो होगा, ठीक है। और लॉजिस्टिक जो होता है, ये पूरा प्रोसेस जो होता है, जहां से किसान ने इसको बेचा और जहां भी जाना होगा वहां तक पहुंचेगा, इस पूरे प्रोसेस को जो कहते हैं ना, प्रोसेस को जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी लॉजिस्टिक का एक हिस्सा हो गया। ओके, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी लॉजिस्टिक का एक हिस्सा हो गया, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाना, ब्रांडिंग अच्छे से हो उसको बढ़ाना, और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपका उसको बनाना, किसके लिए? फार्मर्स के लिए। और जो भी पूरा प्रोडक्ट होगा उसको, जैसे मान लीजिए कोई भी फूड प्रोडक्ट है ना, तो फार्मर ने उपजाया, निकल के आ गया है ना, उसके बाद फार्मर ने उसको बेचा, फार्मर जब उसको बेचेगा और फिर उसके बाद जो उसने वो खरीदा, फिर उसको वो स्टोर भी करेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज खरीदा और आज ही बिक जाएगा, सारा आगे चला जाएगा, नहीं, पहले उसको स्टोर भी करना पड़ेगा 2-4 दिन फार्मर भी उसको स्टोर करेगा, ठीक है। तो जिसने खरीदा उसने स्टोर किया, स्टोर करने के बाद फिर उसने उसको आगे बेचा। फिर मान लीजिए वो किसी कंट्री ने खरीद लिया, किसी बाहरी कंट्री ने खरीदा, तो हमको उसको एक्सपोर्ट करना है, फिर वो वहां से जाएगा, पूरा प्रोसेस जो है। तो इस पूरे प्रोसेस को फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट जो है इसमें लाया गया है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है, सामान जहां से कोई भी फूड प्रोडक्ट जो है वो किसान के खेत से निकला, ठीक है, वहां से लेके खेत से निकलने के बाद और जहां वो जाना है एंड तक, जहां उसका एंड में यूज होना है, वहां तक जो भी पूरा प्रोसेस है वो सारा इस फूड प्रोसेसिंग जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के जो अंडर है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, देखिए 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गवर्नमेंट ने चुने हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी, जिनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगी मार्केट में, ठीक है, ताकि और अच्छे से अच्छा, जब किसी चीज का कंपटीशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, किसी को दूसरी चीज को आगे निकालना है तो उसको और इंप्रूव करेगा, ठीक है। और तो जो पहले वाली चीज होगी फिर उसको और इंप्रूव किया जाएगा, तो वो इंप्रूव होंगी, जब तो आगे बढ़ेंगी, जब तो कंपटीशन जीतेंगी। तो ऐसे 7 प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने चुने हैं, जिनको वो कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगी। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? वो प्रोडक्ट है आपके मिल्क मतलब सबसे पहले दूध जो है
उसकी जो कॉम्पिटेटिवनेस है उसको बढ़ाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वालिटी बढ़ेगी, दूध में कोई भी मिलावट वगैरह होगी तो वो होनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मिल्क हो गया आपका पहले। तो फिर दूसरे नंबर पे है आपका वॉलनट्स। वॉलनट्स मतलब अखरोट जो होते हैं, वॉलनट्स। फिर उसके बाद होगा वॉलनट्स के बाद जो बासमती चावल होते हैं, बासमती राइस होता है ना, बासमती चावल, वो। उसके बाद आपका और उसके बाद आपका ऑर्गेनिक मशरूम, है ना, या फिर जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो भी उगाए जाते हैं वो सारे, उसके बाद वो सारे उसमें जो है इंक्लूड किए जाएंगे। कोई भी ऑर्गेनिक मशरूम हो गई, तो मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, चाहे वो कोई फ्रूट हो चाहे कोई वेजिटेबल हो, जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाए, ठीक है, उसको उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो है और मशरूम जो है बहुत ज्यादा होती है आपके कश्मीर में, इस वजह से ऑर्गेनिक मशरूम यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है। और बाकी और कोई भी जो वो होगा आपका वेजिटेबल होगा उसको भी। ओके, तो क्या क्या हो गया आपका? आपका हो गया मिल्क, वॉलनट, बासमती राइस और ऑर्गेनिक मशरूम, और ऑर्गेनिक मशरूम्स एंड वेजिटेबल्स। फिर उसके बाद जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो भी होंगे, मीट तो आपको पता ही है, मीट तो समझते हो गए आप, और पोल्ट्री प्रोडक्ट जैसे अंडे वगैरह हो गए, ऐसी चीज जो भी होती है उन सबको पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो वो भी, ठीक है। मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो है उनकी भी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद चेरीज, उसके बाद चेरीज जो होती है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, चेरीज की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? कितने हो गए आपके? एक मिल्क हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया वॉलनट, फिर हो गया बासमती राइस थर्ड, फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और मशरूम, फिर आपका मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, और फिर ये आपका हो गया चेरी, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज है, ये एक और फ्रूट होता है टार्ट, ठीक है। टार्ट एक फ्रूट होता है, छोटा सा होता है, तो गूगल पे डाल के देखिएगा आपको पता चल जाएगा। टार्ट जो है फ्रूट होता है, इसकी भी कॉम्पिटिटिवनेस को, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है टार्ट नाम का फ्रूट, इसको भी जो है इसकी भी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये 7 प्रोडक्ट है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लिए हैं। क्या क्या है ये 7 प्रोडक्ट? ये 7 प्रोडक्ट है आपका मिल्क, ठीक है। गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर ने ये भी स्पेसिफाई किया है कि कहाँ का मिल्क, किस जगह का मिल्क। जैसे पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो जैसे मिल्क की अगर बात करूं तो मिल्क जो है आपका वो है पुलवामा जगह से, पुलवामा और जम्मू में जो जो पुलवामा और जम्मू शहर है उनका, इनका जम्मू जम्मू एंड कश्मीर का जो पुलवामा और जम्मू शहर है, पुलवामा तो आप सबने सुना होगा, ठीक है। पुलवामा स्ट्राइक हुई थी जब अभी जो इंडियन एयरफोर्स की, तो पुलवामा नहीं, पुलवामा स्ट्राइक नहीं, जो पुलवामा अटैक हुआ था, जो हमारे सोल्जर्स थे उनके ऊपर जो हुआ था स्ट्राइक, तो उधर हुई थी पाकिस्तान वाले इलाके में। तो जो वहां का मिल्क है पुलवामा का मुल्क, और आपके जो जम्मू है वहां का मिल्क, वहां का दूध, ठीक है। फिर वॉलनट्स के लिए कहाँ के लिए बोला गया है? वॉलनट्स के लिए बोला गया है आपका कपवारा का, एक कपवारा जगह है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, वहां के लिए, ठीक है। फिर बासमती राइस, बासमती राइस के लिए कहाँ के लिए बोला गया है? ये आरएसपुरा जो है एक जगह है वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में। फिर उसके बाद ये ऑर्गेनिक फ्रूट्स जो हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स आपके बोले गए हैं जो आपका डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर के लिए, ठीक है, जो आपका श्रीनगर है वहां के लिए बोले गए। उसके बाद एक दोहा करके डिस्ट्रिक्ट है, वहां के लिए बोले गए, श्रीनगर, दोहा, और भी एक दो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के लिए बोले गए। फिर उसके बाद मीट प्रोडक्ट्स और जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए श्रीनगर के लिए बोले गए, इसके लिए भी मीट प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए। फिर उसके बाद जो आपकी चेरी है, चेरी आपकी बारामूला के लिए बोली गई है, ठीक है। जो टाट है आपका, टाट जो प्रोडक्ट बच गया एक, ये है आपका गरंदावेल करके एक जगह है वहां के लिए, ठीक है। तो ये 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कॉम्पिटिटिवनेस को, जिनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। ये 7 प्रोडक्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं जिनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो है फोकस किया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला जो सबसे पहले काम गवर्नमेंट को करना है, सबसे पहले तो जो फार्मर्स है उनकी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी है। इस प्रोजेक्ट का एम जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको पहले। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? फार्मर्स की जो इनकम है उसको बढ़ाना है। फिर दूसरी चीज क्या करनी है? दूसरी चीज करनी है कि उनके जो लॉसेज हो रहे हैं वो कम हो, ठीक है, उनके जो लॉसेज हो रहे हैं वो कम से कम हो, ठीक है, इनकम बढ़े, लॉसेज जो है कम से कम हो। फिर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो लॉसेज हार्वेस्टिंग के दौरान उनको सारे झेलने पड़ते हैं ना, वो सब जो है कम हो। फिर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो क्वालिटी जो है इंप्रूव की जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होगी जब भी तो कोई फायदा है, वरना तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। और जो भी आपकी मार्केटर्स में उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये जो है इसका एम है, ओके, तो ये इसका एम है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये जो आपके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो आपका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही कर रही है, ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर रही है, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन को सही कर रही है। फिर ये जो और गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो 7 प्रोडक्ट है इन पे बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने फोकस किया है। कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने आपको बताया? मिल्क, वॉलनट, बासमती राइस, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल और मशरूम की बात हुई थी यहाँ पे।
एम फॉर मीट एंड पॉटरी प्रोडक्ट्स, ची फॉर चेरी और टी फॉर टार्ट। ठीक है, ये जो 7 प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। ओके, और क्या किया जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाएगा, मैंने आपको बताया। फिर एक चीज और है, गवर्नमेंट ऑफ जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर ने उसने क्या कहा है, इससे 7,000 तक की जॉब, 7,000 जॉब जो है वो आएंगी। जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, इस प्रोडक्ट की मदद से 7,000 जॉब आ सकती है। ठीक है, तो 7,000 लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। ठीक है, 7,000 जॉब आएंगी तो 7,000 लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। फिर और क्या बोला है इन्होंने बोला है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसको स्टार्टिंग में 17 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर की, 17 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, और जॉब कितनी आएंगी, 7,000 तक की, जो 7,000 जो है इतनी जॉब आएंगी। फिर इस पूरे प्रोजेक्ट में जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो कितना पैसा खर्च कर रही है, कुछ पैसा भी तो खर्च कर रही होगी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट। जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो है कितना पैसा खर्च कर रही है, 879.7 करोड़। ये रुपीस की बात हो रही है। ठीक है, डॉलर की बात नहीं हो रही है, रुपये की बात हो रही है। कितना, 879.7 करोड़, 879.7 करोड़। ठीक है, इतना पैसा जो है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की बात की है जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने। ओके, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक बार पहला पॉइंट एक बार दोबारा देख लीजिए। पहले पॉइंट में क्या बताया मैंने आपको कि जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर में एक फूड प्रोसेसिंग जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करने की बात कर रही है। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा कि जो फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जाएगा। जो एम है इस प्रोजेक्ट का, जो गवर्नमेंट ने एम रखा है इस प्रोजेक्ट का, जो इनकम है गवर्नमेंट जो फार्मर्स उनको बढ़ाया जाएगा। उनके हार्वेस्ट के दौरान जो भी उनके लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को कम से कम किया जाएगा। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाएगा प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो ये सारे जो है ये जो है एम है गवर्नमेंट के। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, आपका जो है स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात की है, बनाने की बात की है। फिर आपका ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात की है। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने की बात की है। ठीक है, फिर इसके अंदर गवर्नमेंट ने 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर बेसिकली फोकस किया है। कौन कौन से, आपका मिल्क हो गया, वॉलनट हो गया, वॉलनट मतलब अखरोट। ठीक है, फिर बासमती राइस हो गया, फिर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हो गए, फिर आपका मीट प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद चेरी हो गया, टी फॉर टार्ट हो गया। ठीक है, ये जो 7 प्रोडक्ट है इनके ऊपर बेसिकली फोकस किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं प्रोडक्ट्स, तो इनको बेसिकली ब्रांड किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के नाम से, और इनको कॉम्पिटिशन, इनकी क्वालिटी को बढ़ा के इनको बेचा जाएगा वहां। ठीक है, इनको जो एक्सपोर्ट है किया जाएगा। फिर जो मैंने आपको क्या बताया कि 7,000 तक की इसमें जॉब होंगी। 7,000 जॉब की बात हुई है अभी के, जो डायरेक्ट जॉब मिलेंगी लोगों को ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो डायरेक्ट जॉब मिलेंगी लोगों को वो 7,000 तक की होंगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कितने पैसे इसमें खर्च कर रही है, वो कर रही है 879.7 करोड़ रुपए। ठीक है, 879.7 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर रही है। कौन, जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगले 5 साल में जो इनके एक्सपोर्ट है, जैसे फिलहाल इनके एक्सपोर्ट कितने हैं, इसके इनके एक्सपोर्ट है फिलहाल 198 करोड़। ठीक है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहीं पे बाहर पे, वहीं कहीं बाहर 198 करोड़ तक है। तो इसको 198 करोड़ से 3,000 करोड़ तक पहुंचाना है अगले 5 साल में। इस प्रोजेक्ट का ये एक एम है, 3,000 करोड़ तक। 198 करोड़ से 3,000 मतलब 3,000 करोड़ तक इसको पहुंचाना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पणजी गोवा। ठीक है, तो पणजी क्या है, गोवा की कैपिटल है। ओके, तो पणजी जो है गोवा की कैपिटल है। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे आपको पता भी होगा कि गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। क्या नाम है इसका, स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस का क्या एम है, कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, इस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि जो भी अलग अलग जगह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह पे जो भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे गुजरात में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है। ठीक है, अलग अलग जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनको जो भी हेल्ड कर रही है कंपनीज, जो भी हेल्ड कर रही है, उन सब कंट्रीज के सीईओ आएंगे। ठीक है, और जो भी मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे वो सब आएंगे और इस कॉन्फ्रेंस में एक साथ बैठेंगे। ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है, ये आपकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अर्बन अफेयर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी मिनिस्ट्री है एक अर्बन अफेयर। जो अलग अलग मिनिस्ट्री होती है ना, कैबिनेट में पूरे मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसी में एक इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एक तो ये है, इसमें इन्वॉल्व है इसको ऑर्गेनाइज कराने में, और दूसरी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको होस्ट करा रही है, मतलब जो इनके साथ मिलके
इसको ऑर्गेनाइज करा रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। क्या? इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। क्या नाम है इसका? इमेजिन पणजी। पणजी की कंपनी है, मैंने आपको बताया पणजी, पणजी में हेल्ड हो रही है, ठीक है, पणजी की कंपनी है, इसलिए पणजी को इमेजिन करो एज अ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, ठीक है, उसके लिए ये कंपनी है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और ये जो आपकी प्राइवेट कंपनी है इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड जो है, डेवलपमेंट लिमिटेड, ये दोनों मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को जो है ऑर्गेनाइज करा रही है। यहाँ पे क्या होगा, जो अलग अलग जितनी भी स्मार्ट सिटीज के ऊपर काम चल रहा है इंडिया में, उन सब स्मार्ट सिटीज में जो कंपनी इन्वॉल्व है उनके सीईओ आएंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी मिनिस्टर्स, जो भी एम्प्लॉय जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सब यहाँ पे आएंगे और वो जो है आराम से बैठ के यहाँ पे एक बात करेंगे, एक प्लेटफॉर्म की तरह होगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली एम क्या है, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका एम है आइडियाज को शेयर करना एक दूसरे से, मतलब शेयर करना, एक्सचेंज करना। तो एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज करना, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करना, किस सेक्टर, किस लिए, क्या वो क्या क्या चीज कर रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीज कर रहे हैं अपनी स्मार्ट सिटी को थोड़ा यूनिक बनाने के लिए, सबसे अलग बनाने के लिए, और अच्छे से अच्छे जो है एक एफिशिएंट स्मार्ट सिटी बने, ऐसी स्मार्ट सिटी बने जो मतलब किसी चीज में दिक्कत ना आए आगे जाके, ठीक है। तो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो बाकी जो भी स्टेट्स हैं जो भी और काम कर रही हैं और स्मार्ट सिटीज के ऊपर काम कर रही हैं, वो भी काम कर सके उसके ऊपर, और कोई ऐसी चीज है उनको कोई आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको भी वो अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर सके जो फायदामंद हो उनकी स्मार्ट सिटी के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है ऐसे आइडिया जो है आपस में शेयर करेंगे सब बैठ के, क्योंकि बेसिकली बन तो अलग अलग स्टेट में रही है लेकिन है तो एक ही कंट्री के लिए बन रही है ना। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स वाली जो है, इसने इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को वो किया, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है ताकि ये जो सारी जो स्मार्ट सिटी इंडिया में बन रही है वो अच्छे से अच्छी तरीके से बने, उनकी जो इफिशियंसी है वो अच्छे से अच्छी हो, इसलिए इनको ये जो कॉन्फ्रेंस है इस कॉन्फ्रेंस को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। अब जो लोग हैं, जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3-4 चीजें बोली हैं कि अगर आपको स्मार्ट सिटी चाहिए तो क्या चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए, मतलब ऐसे व्हीकल्स चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलें और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। फिर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो मतलब उसमें टेक्नोलॉजी इफिशिएंट हो, ठीक है, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी जो है अच्छी से अच्छी यूज करी गई हो, जो भी अप टू डेट टेक्नोलॉजी चल रही हो वो चल रही हो। पहली आपकी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो, दूसरा टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो रहा है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन लोगों के लिए हो रहा है, चाहे किसी और किस बिजनेस के लिए हो रहा है, किसी ट्रेडिंग के लिए हो रहा है, सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सबका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे से अच्छा हो, इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा हो, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट से मतलब क्या है कि सबको एक तो पानी, स्वच्छ पानी मिले, ठीक है, शुद्ध पानी मिले, सबको पीने का एकदम प्योर पानी मिले, ठीक है, पानी से रिलेटेड कोई भी बीमारी किसी को ना हो, ठीक है। स्मार्ट सिटी का मतलब तो यही है ना कि जो है किसी को कोई परेशानी हो, ऐसी सिटी हो जो इतनी स्मार्ट हो कि किसी को कोई इसमें परेशानी ना हो। तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनका यूज होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, वाटर मैनेजमेंट टेक्निक जो है ये अच्छी हो, चाहे सबको शुद्ध पानी मिले। दूसरा, ये जो ड्रेनेज फैसिलिटीज होती हैं, ये जो ड्रेनेज फैसिलिटी होती है, ऐसा ना हो कि जी ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरा खराब हो रहा हो, कभी भी ठप हो जाता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो है वाटर मैनेजमेंट जो टेक्निक्स है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर रेन हार्वेस्टिंग की टेक्निक की होनी चाहिए। रेन हार्वेस्टिंग की मतलब समझते हो ना आप, जब रेन हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है इसको एक जगह पे कलेक्ट करके, ठीक है, एक जगह पे कलेक्ट करने के बाद फिर उसको जो आपको प्योर बना के, मतलब उसको रिसाइकिल करके और फिर उसको पीने के लिए यूज किया जाए या फिर और किसी और चीज के लिए यूज किया जाए, ठीक है। तो जो आपका बारिश का पानी है उसको वेस्ट होने से बचा के उसको किसी चीज के लिए यूज किया जाए, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है उनके ऊपर काम हो इसमें, जो स्मार्ट सिटी आपकी, ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें, और इन सब चीजों को इन्वॉल्व करके सबको एक साथ मिला के जो आपकी स्मार्ट सिटी है इसके ऊपर काम किया जा सकता है, ठीक है। ये किसने बोला है? ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है। और ये जो जितनी भी कंपनीज के सीईओ यहाँ पे आए थे और जो लोग आए, जितने भी लोग आए, वो सब इस चीज के ऊपर एग्री भी कर रहे हैं कि जी हाँ, ये सब तो होना ही चाहिए स्मार्ट सिटी के अंदर। बाकी जो हमारी और आइडियाज है उनको भी इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा, बाकी ये सब तो होना ही चाहिए, ये तो बेसिक नीड्स है। ये सब तो अगर कोई स्मार्ट सिटी बन रही है तो उसके बेसिक नीड्स तो यही सब होंगे। ओके, चलिए, और मैं आपको क्या बताया, हाँ, एक बार मैं आपको जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, जिसको आपके स्मार्ट सिटी मिशन है, हाँ मिशन है, प्रोजेक्ट एक ही बात है, जो स्मार्ट सिटी मिशन है आपका, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर ये सारी स्मार्ट सिटी बन रही है ना, जो भी स्मार्ट सिटी बन रही है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्मार्ट सिटी मिशन था जिसके अंदर ये सब बन रही है। तो ये आपका मिशन जो है 2015 में लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, 2015 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, स्मार्ट सिटी मिशन को
और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती थी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जितनी भी पूरी कंट्री है ना, जितनी भी हमारी पूरी कंट्री है उसको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले, ऐसी जो है सिटीज बनाई जाए कि अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज मिले, उनको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, स्मार्ट सिटी वही होंगी जो अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, कोई परेशानी ना हो लोगों को। ठीक है, तो ऐसी सब सिटीज मिले। ठीक है, तो 2015 में एक ऐसी ये जो मिशन है आपका स्मार्ट सिटी मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसलिए इसको आपका लॉन्च किया था। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था कि 40% जो लोग हैं इसका फायदा उठा सकते हैं, जो इंडिया की 40% पॉपुलेशन है वो इसका फायदा उठा सकती है, जो आपकी स्मार्ट सिटीज है। ओके, जो आपकी स्मार्ट सिटी है उनका 40% जो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है वो इसका फायदा उठा सकती है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मतलब अभी इनिशियल फेज की बात हो रही है जो 40% फायदा उठाएंगे, बाद में तो सबके लिए बनाई जाएंगी। जो अभी इनिशियल फेज है उसमें 40% तक फायदा उठाए, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आसाम लॉन्च अ मैसिव ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज समझते हो आप? चाइल्ड मैरिज का मतलब जो बाल विवाह किए जाते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जो आपकी आसाम की गवर्नमेंट है उसने बहुत मैसिव जो ड्राइव है, प्रोटेस्ट लॉन्च किया, उसके अगेंस्ट की थी। चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर बोला गया है। कहां पे? जो आपका आसाम है, आसाम जानते हो आप, एक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, वहां पे ये सब बोला गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ के सीएम है, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री है, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? हेमंत बिश्वा। कौन है यहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री है, कौन है? हेमंत बिश्वा यहाँ के हैं आपके चीफ मिनिस्टर। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, कॉन्फ्रेंस बुलाई जो अपनी पार्लियामेंट थी उसमें, और वहां पे सबने मिलकर डिसाइड किया, जो भी यहाँ पे मेंबर्स थे उन सबने मिलकर, जो भी यहाँ पे एमएलए वगैरह और जो लीडर्स हैं उन सबने मिलकर डिसाइड किया है कि जो हम चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं बहुत ज्यादा, उनके ऊपर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, चाइल्ड मैरिज आप समझते हो जो बाल विवाह होता है, ठीक है, राजस्थान में हमने बहुत सुना है, बहुत ज्यादा होता था, राजस्थान में होता है, अब भी होता है। इसी तरह आसाम के लोग जो है इनके यहाँ जो होता है उसको भी ये पूरा खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट जो है लॉन्च किया इन्होंने। तो इसमें जो आपकी प्रोटेस्ट है इसमें इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो भी गांव होते हैं, जैसे तो गांव के वो होते हैं प्रधान जो होते हैं, तो जो भी गांव पंचायत का प्रधान होगा, जो गांव की पंचायत होती है उसमें प्रधान होगा जो भी है ना, उसको हम एक चाइल्ड मैरिज प्रिवेंटिव ऑफिसर की तरह बना देंगे उसको। मतलब चाइल्ड मैरिज प्रिवेंटिव ऑफिसर, मतलब देखिए चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो उनको रोकने के लिए एक ऑफिसर काम करेगा। वो किसको बनाएंगे हम? वो बनाएंगे जो भी आपका ग्राम पंचायत जो होगी उसका जो प्रधान होगा, जो भी किसी गांव का प्रधान होगा उसको उस गांव का ऑफिसर बना देंगे कि वो चेक करेगा कि कहीं चाइल्ड मैरिज तो नहीं हो रही है। ठीक है, पहला चीज तो ये। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रोटेस्ट है तो अवेयरनेस लानी पड़ेगी लोगों में। तो पहला अवेयरनेस लाने का तरीका क्या है कि जो भी यहाँ के आपके ग्राम पंचायत के प्रधान है आपके, उनको जो है चाइल्ड मैरिज प्रिवेंटिव ऑफिसर बना दिया जाए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका कि जो लोग हैं उनमें इनको जो है करेजियस बना जाए, उनको इंकरेज किया जाए, उनके अंदर अवेयरनेस लाई जाए। किस चीज के लिए? कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी मैरिज हो रही है, चाइल्ड मैरिज वगैरह हो रही है, तो आप जो है उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, इसको आप उसके खिलाफ जो आपके आसपास के जितने भी आसपास आपके एरिया होता है जहां पे आप रहते हो, उसमें कोई भी ऐसी अगर चाइल्ड मैरिज कोई अपने बच्चे की करा रहा है, तो आप जो है पुलिस आपके पास में जो पुलिस स्टेशन है उस पर जाके रिपोर्ट करा सकते हो। क्योंकि अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है कि लोग जो है डरते हैं रिपोर्ट वगैरह कराने से। क्यों? क्योंकि आगे जाके कोई परेशानी ना हो जाए, वो खुद ना फंस जाए, या जिसकी वो रिपोर्ट करने जा रहे हैं उससे कोई परेशानी ना हो जाए, आगे जाके वो इनको परेशान ना कर दे। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ आसाम या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं की भी गवर्नमेंट जो आपके लिए ऐसे रूल्स लेके आती है, ऐसी रेगुलेशंस लेके आती है, आपके लिए ऐसी ड्राइव्स लेके आती है, जिससे आपको भी इंकरेजमेंट मिलता है कि जब गवर्नमेंट जो है ऐसा काम कर रही है तो हम भी इसके जरिए गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो भी गलत काम होता है पता सबको होता है कि गलत काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते नहीं है डर की वजह से। तो जब गवर्नमेंट जो है आपकी सपोर्ट कर रही है, आपसे बोल रही है कि जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप जो है रिपोर्ट करिए, हम आपकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर काम करेंगे, तो जो एक इंकरेजमेंट मिलती है लोगों को, तो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इस चीज के ऊपर सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस चीज के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें। तो ये जो होगा आपका पूरा, ये जो आपकी प्रोटेस्ट होगी, इसमें क्या है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो हैं लॉज हैं जिनके अगेंस्ट जाती है चाइल्ड मैरिज जो है, जिनके अगेंस्ट जाती है। ठीक है, कौन कौन से लॉ है? एक तो आपका लॉ है पॉस्को, POSCO, एक तो ये लॉ है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा लॉ है आपका चाइल्ड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। कौन सा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ
चाइल्ड मैरिज एक्ट, दूसरी ये एक्ट है आपकी। ओके, तो एक तो है आपकी पॉस्को और दूसरी है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसका मैं नाम बता रहा हूँ, इसका नाम भी अभी बताऊंगा। इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसको बेसिकली यही बोला जाता है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसको पोस्को बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसलिए मैंने पॉस्को लिख दिया। यहाँ पे मैं भी आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। तो एक तो ये होगी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, दूसरी है आपकी पॉस्को। तो पॉस्को की फुल फॉर्म क्या है? पॉस्को की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये 2012 में लॉन्च हुई थी। क्या नाम है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये इसका नाम है, जो ये पूरा इसकी फुल फॉर्म है। तो ये जो दो लॉ हैं, ये जो है जो आपकी चाइल्ड मैरिज है उसको इलीगल जो है घोषित करते हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि जो भी चाइल्ड मैरिज करा रहा है उसके खिलाफ क्या काम किया जाए, कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके खिलाफ काम कर रही है। क्योंकि चाइल्ड मैरिज जो है बहुत गलत चीज होती है, वो मानी जाती है, होती भी है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, आप उनकी शादी कर दो, समझ रहे हो आप? फिर उनको कुछ पता भी नहीं होता किससे शादी हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने हिसाब से कोई फैसला नहीं कर रहे हैं, बस आपने उनको बांध दिया है किसी चीज में, और फिर उनको पूरी जिंदगी उसी के पीछे घूमना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप? तो इस वजह से ये सब जो चीजें हैं, ये जो है चाइल्ड मैरिज को खत्म किया जा सके आपके आसाम में, इस वजह से ये जो आपकी आसाम की गवर्नमेंट है, ये प्रोटेस्ट जो है उसको लॉन्च कर रही है। ये जो ड्राइव है आपकी, इसको लॉन्च कर रही है। कैसे क्या करेगी इसमें? जो आपकी ग्राम पंचायत के वो होते हैं, जो ग्राम पंचायत के आपके प्रधान होते हैं, उनको जो है चीफ चाइल्ड मैरिज प्रिवेंटिव ऑफिसर बनाएगी। दूसरा क्या काम करेगी? दूसरा जो है लोगों को इनकरेज करेगी, उनके अंदर अवेयरनेस लेके आएगी कि आपके आसपास कोई भी ऐसा काम हो रहा है तो आप उसके ऊपर जो है आप उसकी रिपोर्ट कराएं, उसके ऊपर बात करें, उसको जो है लोगों को बताएं कि ये गलत है, और ऐसे करके आप जो है अपना काम करें। फिर एक चीज और कर सकती है गवर्नमेंट, क्या कर सकती है कि जो आसपास ऐसे एनजीओज हैं उनको भी इंकरेज कर सकती है कि आप जो है ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो है काम करिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम करिए। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, आप भी करिए, समझ रहे हैं आप भी करिए। फिर चौथी चीज क्या कर सकती है? चौथी चीज जो है बच्चों के अंदर अवेयरनेस लेके आए। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो काम करते हैं, मतलब जो भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें भी थोड़ी सी अवेयरनेस लाई जाए। हालांकि बच्चों में अवेयरनेस लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप जो जबरदस्ती शादी करा देंगे उनकी, लेकिन फिर भी जो बच्चे जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके माँ बाप उनको फोर्स नहीं करते, उनके अंदर तो अवेयरनेस लाई जाए। फिर वो जो है और लोगों को भी बताएं, उनको जब बचपन से उनके अंदर अवेयरनेस आएगी कि ये चीज गलत है, तो फिर आगे जाके वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझ रहे हो आप? तो इनके बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस लाई जाए, पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस लाई जाए। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं उन सबके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, उन सबको पता होना चाहिए कि जब चाइल्ड मैरिज आप करा देते हो तो उससे क्या क्या नुकसान बच्चों को झेलना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे नुकसान बच्चों को झेलना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप ने तो करा दी शादी, उसके बाद बच्चों को झेलना पड़ रहा है जो भी परेशानी उनको हो रही है। ओके, तो अब ये जो है, ये इसमें क्या है, ये जो है आपका, ये जो एक्ट जो है क्यों लॉन्च की गई, ये प्रोटेस्ट क्यों लॉन्च की जा रही है? देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई थी सामने। उस रिपोर्ट में क्या पता चला कि जो एवरेज एज है ना किसी भी लड़की की प्रेग्नेंट होने की, जो एवरेज मतलब जो मैरिज के एक्ट क्या है इंडिया में, इस साल इतने साल से ऊपर जो है किसी भी महिला की, किसी भी लड़की की, किसी की बच्ची की शादी होगी 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसकी उम्र कितनी? 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। पहले 18 थी, अभी इसको थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले अभी इसको अमेंड कर दिया, इसको संशोधन करके 21 साल बना दिया। ठीक है, तो कितनी उम्र है? 21 साल है। किसी भी लड़की की शादी होनी है, तो किसी भी गर्ल की शादी होनी है तो उसकी उम्र कितनी है? 21 साल होनी चाहिए। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या पता चला है? उसमें यह पता चला है कि अगर हम पूरी कंट्री की बात करें एवरेज में, तो 6.8% जो है ऐसी लड़कियां हैं जो 21 साल की उम्र तक या 21 साल से पहले ही जो प्रेग्नेंट हो जाती है ना, वो जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इसमें दिक्कत जो होती है कि 21 साल की उम्र तक तो शादी करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट इससे पहले ही हो जा रही है, या उससे पहले प्रेग्नेंट हो जा रही है, तो इसका मतलब उनकी शादी इससे पहले हो जा रही है। तो इस वजह से पता चला इस रिपोर्ट के उससे कि ये तो पूरी इंडिया का एवरेज बताया मैंने 6.8%, और ये जो आपका आसाम है इसका तो और भी खराब है। आसाम को कितना निकला है? आसाम का निकला है 11.2%। समझ रहे हो आप? दुगना सा हो गया पूरा, दुगना सा ही हो गया पूरा। तो ये जो है आसाम में निकला है, तो आसाम की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है, यहाँ पे और ज्यादा बच्चे हैं प्रेग्नेंट हो रही है 21 साल या उससे पहले। तो इस वजह से इस रिपोर्ट के बाद जो आपका जो ये रिपोर्ट है जब निकली है, तो इनको पूरा एहसास हुआ है कि हमारे यहाँ बहुत गलत हो रहा है, चाइल्ड मैरिज वगैरह जो भी हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ की गवर्नमेंट है इसने ये प्रोटेस्ट जो है लॉन्च किया है। तो एक तो प्रोटेस्ट जो है, जो बेसिकली प्रोटेस्ट है, ये किसी को ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट ही बेस्ड है, लेकिन इसमें एक दो चीज और इन्वॉल्व कर दी गई है। पहली चीज, जो आपकी मैरिटल मोर्टेलिटी होती है। मैरिटल मोर्टेलिटी मतलब जो जैसे मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई कोई बच्ची,
है ना, उसके बाद बच्चे को जन्म देते थे तो उसकी मृत्यु हो जाए, क्या पता, है ना। तो ऐसी ये वाली जो होती है, क्योंकि अगर वो कमजोर होगी, मान लीजिए कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो उसकी बॉडी जो है इतनी तरह तैयार नहीं होगी, इतनी स्ट्रांग नहीं होगी उसकी बॉडी, तो उसकी वजह से जो उसकी डेथ की चांसेस है, जो उसकी मृत्यु की चांसेस है, वो बढ़ जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, मैरिटल मोर्टेलिटी रेट। फिर दूसरा है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट का मतलब जो छोटा बच्चा होता है ना, जो पैदा हुआ होता है, उस बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब यही होता है, जैसे मोर्टेलिटी रेट बोल रहा हूं ना मैंने, यहाँ पे क्या बोला, मैरिटल मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे क्या बोला मैंने, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब जो मृत्यु होने का रेट है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। तो मैरिटल जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है, इसमें तो जो बच्चियां होती हैं उनकी डेथ हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान हो, या बच्चे को जन्म देने के दौरान हो। और जो यहाँ पे इन्फेंट है, यहाँ पे जन्म जब हो रहा होगा बच्चे का, या उससे पहले, क्योंकि माँ का जो बॉडी है, माँ की जो बॉडी है वो कमजोर है, तो बच्चा जो है, बच्चा भी कमजोर होगा, माँ की बॉडी कमजोर है, उसकी वजह से उसकी भी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो ये जो रेट्स हैं ये बहुत हाई जा रहे हैं आसाम में। क्यों? क्योंकि इतनी परसेंट जो है वो बच्चियां जो है वो कम उम्र में प्रेग्नेंट हो रही हैं, उसकी वजह से रेट्स भी बहुत हाई जा रहे हैं, जो मैरिटल मोर्टेलिटी रेट है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो इसके ऊपर भी काम किया जाए, इसके खिलाफ भी ये जो मोर्टेलिटी रेट है, इनको नीचे गिराने के लिए भी लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, ये भी प्रोटेस्ट काम करेगी। ये जो आपका ड्राइव लॉन्च की जा रही है, ये भी काम करेगी। किस किस चीज के अगेंस्ट काम करेगी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, फिर मैरिटल मोर्टेलिटी रेट के अगेंस्ट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अगेंस्ट, ठीक है ना। समझ गए ना आप, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैरिटल मोर्टेलिटी रेट समझ गए होगे आप, ओके। फिर चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखिए, ये जो दो न्यूज है आपकी, ये दोनों इंटरनेशनल न्यूज है। एक बार ये जो ऊपर तीन है ये आपकी नेशनल न्यूज है, मतलब ये इंडिया के अंदर की न्यूज है। इन तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन्होंने, फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि पहली चीज क्या करेंगे, तो फार्मर है उनकी इनकम को जो है बढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या की जाएगी, दूसरी चीज की जाएगी, जो भी उनको लॉसेस हो रहे हैं हार्वेस्टिंग के दौरान, वो सारे लॉसेस को कम किया जाएगा। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको बढ़ाने के ऊपर काम किया जाएगा। फिर तीसरी चीज, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। देखिए, आपको कोई भी खेती करनी होती है उसके लिए आपको बीज लगाने होते हैं, ठीक है। और जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी जो है वो निकल के आएगी, फसल निकल के आएगी। पहला तो ये तरीका है क्वालिटी अच्छी बनाने का। दूसरा तरीका है उसमें समय से पानी लगे, जो उसको खाद वगैरह की जरूरत है वो टाइम से लगे, पेस्टिसाइड चाहिए, जो ये सब जो होते हैं डाई वगैरह और यूरिया वगैरह ये जो होते हैं, ये सब उसमें टाइम से जितने की जरूरत है उतने लगे। तो उससे ये सब पता होने के लिए एक तो किसान जो है उनको ये सब प्रोवाइड होना चाहिए, जो उनको जरूरत है समय पर प्रोवाइड होना चाहिए, ओके। और दूसरी चीज, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कितना पेस्टिसाइड यूज करना है, कितना खाद यूज करना है, या कितना पानी लगाना है, कितने पानी की जरूरत है किसी भी खेती के लिए। ये सब इस सब के लिए उनको अवेयरनेस होनी चाहिए उनमें, ओके। तो ये तरीके हैं आपका जो है फसल जो है उसको उपजाऊ ज्यादा से ज्यादा जो उसकी क्वालिटी है उसको अच्छा करने का और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में पाने का। और चौथा चीज क्या करेगी आपकी गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा उतनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। जितने मार्केट में प्रोडक्ट आएगा, जितने खरीदने वाले लोग होंगे उतनी सी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। क्वांटिटिवनेस बढ़ती है तो क्वालिटी भी अपने आप बढ़ानी पड़ती है, अगर आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है, ओके। तो ये तो काम है जो गवर्नमेंट जो है, जो एम है गवर्नमेंट का, ओके। फिर गवर्नमेंट इसके अंदर क्या क्या कर रही है, आपका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, आपका ब्रांडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, ओके। तो ये प्रोजेक्ट का एम बेसिकली क्या है कि जब अगले 5 साल में जो इनका एक्सपोर्ट है 198 करोड़ रुपीस का, उसको 3000 करोड़ रुपीस तक पहुंचाया जाए। जो जम्मू एंड कश्मीर का पूरा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर बेचती है सामान को अपने को, उसको कितना बनाया जाए, 3000 करोड़ तक, ओके। 3000 करोड़ तक उसको बनाया जाए। इसके अंदर ये 7 प्रोडक्ट हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन से, मिल्क वॉलनट, मिल्क मतलब दूध, वॉलनट मतलब अखरोट, फिर आपका बासमती राइस हो गया मतलब चावल, फिर ये ऑर्गेनिक आपके जो ऑर्गेनिक मशरूम या फिर वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं। ऑर्गेनिक क्या होते हैं मैंने ये नहीं बताया, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक का मतलब ऐसा होता है जिसमें ऐसी कोई भी चीज जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी ना हो उसका इन्वॉल्वमेंट है उसको उगाने में। जैसे मान लीजिए उसमें हम यूरिया वीरिया लगाते हैं किसी भी, या कोई पेस्टिसाइड लगाते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ उसमें कोई ना कोई भले बहुत थोड़ा मिनिमल सा हो, बिल्कुल छोटा सा हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर उसमें चला जाता है, क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह तो केमिकल वगैरह से बनते हैं, ओके। तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक खेती जो होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती के द्वारा ही उगाई जाएंगे जो भी ऑर्गेनिक चीजें आएंगी। इसमें क्या है, आपको नेचुरल जो वो होते हैं ना, जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए हुए खाद वगैरह होते हैं, उनके ऊपर काम करना है। जैसे जो गाय भैंस का गोबर जो है उसको भी आप उसकी तरह यूज करते हैं ना, खाद की तरह उसको करते हैं ना, तो उसको यूज कर सकते हैं। ऐसी और चीजें जो है उनको यूज कर सकते हैं खाद की तरह।
ओके, तो उनमें जो है ऐसी कोई हार्मफुल चीज नहीं होती है जो हमको अफेक्ट करेगी। तो जब उनको यूज करेंगे तो एक नेचुरल जो है पेस्टिसाइड की तरह काम करेगा, नेशनल जो आपके नेचुरल जो पेस्टिसाइड है उनकी तरह काम करेगा। और जो है आपके जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो भी आप खेती करने के बाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बाद जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट निकल के आएगा वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है इनकी आजकल बहुत डिमांड है हर जगह पे, ठीक है, क्योंकि बॉडी में आजकल हर किसी की इतनी इतनी परेशानी होती चली जा रही है, इतनी इतनी बीमारी आ रही है। तो इस वजह से लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज हम कंज्यूम करें, ऐसी चीज खाएं जिसमें बीमारी पहले से कम हो, केमिकल वगैरह जिसमें कम यूज हुए हो। ओके, फिर है आपका मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, फिर आपका चेरी और फिर टाट नाम का एक फूड होता है वो। इन सब प्रोडक्ट के ऊपर जो है गवर्नमेंट जो है काम करेगी आपकी जम्मू एंड कश्मीर की। और गवर्नमेंट ने बोला है कि 7,000 जॉब जो है वो डायरेक्टली जो है इस प्रोजेक्ट से आएंगी। ये तो डायरेक्टली आएंगे और इनडायरेक्टली जो आएंगी वो अलग रहेंगी, 7,000 तो डायरेक्टली आएंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या बताई थी मैंने कि स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस जो है पंजाब जो है, पंजाब नहीं पणजी जो है गोवा की कैपिटल, वहां पे की जा रही है। कौन इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इसको जो है ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और ये आपकी इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है। ये दोनों एक साथ मिलकर इस पे जो कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो अलग अलग जहां पे जितनी भी स्मार्ट सिटी के ऊपर काम चल रहा है इंडिया में, वहां पे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी सीईओ हैं उन कंपनी के, जो कंपनी के ऊपर काम कर रही है, या और कोई ऑफिसर है उस कंपनी का, मतलब और कोई अच्छी पोस्ट पे ऑफिसर्स है जो उसके में डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, या फिर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऑफिसर वो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी लीडर वगैरह है जो उसमें इन्वॉल्व है, वो सब यहाँ पे मिलेंगे, बैठेंगे और मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे से बात करेंगे, है ना, और जो भी अपने आइडियाज है उनको शेयर करेंगे कैसे कैसे उसमें काम करना है। ओके, तो फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो मिशन है आपका स्मार्ट सिटी मिशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था कब, 2015 में, उसी के अंतर्गत ये जो स्मार्ट सिटीज बन रही है, बनाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है कि आसाम ने जो है एक बहुत मैसिव प्रोटेस्ट लॉन्च किया है चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, ठीक है, जो बाल विवाह होता है, बाल विवाह के खिलाफ उसको रोका जाए, इसी के खिलाफ जो आपका आसाम की गवर्नमेंट है उसने पूरा प्रोटेस्ट जो है लॉन्च किया है। इसमें क्या करा जाएगा, मतलब कैसे इसको रोका जाएगा। जो चाइल्ड मैरिज होती है, पहले जो आपके गांव के वो होते हैं ना, मुखिया होते हैं, जो आपके प्रधान होते हैं, उनको चाइल्ड मैरिज प्रिवेंटिव ऑफिसर की तरह उनको बनाया जाएगा, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंटिव ऑफिसर बनाया जाएगा। मतलब वो देखेंगे अपने गांव में कि उनके गांव में कहीं चाइल्ड मैरिज तो नहीं हो रही, तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, और सरकार को जो पुलिस होगी उसको इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में। दूसरा, लोगों के अंदर भी अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि लोग भी अपने आसपास ध्यान रखें, कहीं ऐसी जो है चाइल्ड मैरिज वगैरह, बच्चों की शादी वगैरह ऐसी कोई चीज तो नहीं हो रही है, तो वो भी जो है पुलिस में इन्फॉर्म कर सके पुलिस को, ठीक है। तो एक तो इसमें चाइल्ड मैरिज के ऊपर बात होगी, दूसरी बात होगी मैरिटल मोर्टेलिटी रेट के ऊपर। मैरिटल मोर्टेलिटी रेट मतलब कि जो महिला बच्चियां होती हैं जो प्रेग्नेंट जल्दी हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो उनकी शरीर जो है इतना मजबूत नहीं होता, इतना स्ट्रांग नहीं होता कि बच्चे को जन्म दे सके। उनकी वजह से बच्चे को जन्म देते हुए, या फिर जो भी प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड होता है, 9 मंथ्स का पीरियड होता है ना प्रेगनेंसी का, 9 मंथ्स का, तो उस पीरियड के दौरान वीकनेस की वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, मैरिटल मोर्टेलिटी रेट। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब, इन्फेंट मतलब जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको इन्फेंट बोलते हैं। तो वो जो है, अगर मान लीजिए जो उनकी माँ है, जो भी बच्चा है उसकी माँ है, उसको वो बहुत कम उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी, तो जो बच्चे को जन्म दे रही है उसकी उम्र बहुत कम है, तो उससे क्या होगा, जब उसकी उम्र कम होगी उसका शरीर कमजोर होगा, तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो भी कमजोर होगा। जब बच्चा कमजोर होगा तो बच्चा जो है उसकी डेथ होने की, जब उसको जन्म होगा उसके दौरान उसकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो बच्चे की, जो छोटा बच्चा होता है जो पैदा हुआ होता है, उसके जो मरने का रेट है, इसको क्या बोलते हैं, उसकी मृत्यु का रेट को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। तो इन दोनों के खिलाफ भी काम किया जा सके, इनको भी ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके, इन पे भी ज्यादा फोकस किया जा सके, ऐसे स्टेप उठाए जा सके ताकि इनको भी कम से कम किया जा सके। ये जो है इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट, ये जो आपका प्रोटेस्ट है, ये जो आपकी ड्राइव है, इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, चाइना मेड पावर ग्रिड फेल्स इन पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान है आपकी कंट्री, यहाँ पे क्या हुआ अभी लास्ट वीक में क्या हुआ, लास्ट वीक जो आपका संडे गया है ना, अभी संडे जो गया है, इसमें क्या हुआ कि इनकी जो पूरा जो देश है ना, पूरा जो देश है, वहां पे जो है आधे से ज्यादा कंट्री के जो, मतलब आधे से ज्यादा शहर है, वहां की लाइट कट हो गई। उनके पूरे दिन जो है, संडे जो था उस दिन, संडे को पूरे दिन उनके यहाँ लाइट नहीं थी, आधे देश में करीबन, और आधे से ज्यादा ही देश में, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज बताई थी कि पाकिस्तान ने क्या किया है, एक लॉ पास करी है, मतलब लॉ पास नहीं करी, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स है उन्होंने जो है लोगों से बोला है, क्या बोला है कि आप जो है
कम जो मार्केट्स हैं उनको 8 बजे से पहले बंद कर दिया जाए, जो शादी हॉल्स हैं उनको 8 बजे से पहले बंद कर दिया जाए, फिर जो फैक्ट्रीज हैं जो लाइट वगैरह बिजली वगैरह बनाती हैं, बल्ब वगैरह बनाती हैं, उनको जो बल्ब बनाने के लिए रोकने के लिए बोला गया है, जो पंखे वगैरह बनते हैं उनको रोकने के लिए बोला गया है। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि पाकिस्तान में लाइट की, बिजली की बहुत कमी चल रही है। जो पावर होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली, उसकी बहुत कमी चल रही है। अब कैसे चल रही है, कमी क्यों चल रही है? देखिए, बिजली ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से बरस रही है बिजली, बिजली आपको बनानी पड़ती है। अब बनाने के लिए जो है, जो सामान बनाने के लिए चाहिए वो चाहिए होते हैं। तो पाकिस्तान बिजली कैसे बनाता है? या तो कोयले की मदद से बनाता है, ठीक है, या फिर नेचुरल गैस जो जला के उसको बनाता है। अब इन दोनों तरीके लिए पाकिस्तान में ना नेचुरल गैस मिलती है ना कोयला मिलता है। अब ये दोनों चीज, अगर इन दोनों चीज से बिजली बनानी है तो कैसे बनाएगा पाकिस्तान? उसको कहीं बाहर से मंगानी पड़ेगी, किसी बाहर कंट्री से पाकिस्तान को मंगानी पड़ेगी ये सब चीजें, जो बिजली बनाने के लिए चाहिए उसको। अब बाहर किसी कंट्री से मंगाने के लिए उसको पैसे देंगे जब तो हमको सामान देगा, ऐसे तो है नहीं फ्री में दे देगा। ओके। तो अब ये सामान जो है, सामान लेने के लिए जो भी इसके लिए चाहिए, कोयले, नेचुरल गैस या कोई और भी तरीका, जैसे मान लीजिए किसी और तरीके से बिजली बना रहा है पाकिस्तान, उसके पैसा देना पड़ेगा आपको। अब वो पैसा है नहीं पाकिस्तान के पास, और जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो फिर ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि बिजली जो है उसको कम से कम जो लोग यूज करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दिन तक उसको चला सके। समझ रहे हो आप? ज्यादा से ज्यादा, जब जितनी कम बिजली यूज होगी, मान लीजिए पाकिस्तान बिजली बना रहा है, ठीक है, और जितनी उसको कम यूज करेंगे उतनी ज्यादा दिन तक वो चलेगी। तो इस वजह से जो है, ये जो मार्केट जल्दी बंद कर दो, हॉल्स जो है, मैरिज हॉल जो है इनको जल्दी बंद कर दो, है ना, लाइट के बल्ब मत बनाओ, बल्ब नहीं होंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, मतलब होंगे नहीं तो खरीदेंगे कहां से लोग, है ना, जब खरीदेंगे नहीं तो उसका यूज कैसे करेंगे, यूज नहीं करेंगे तो बिजली बचेगी, पंखे नहीं होंगे तो उसका यूज कैसे होगा, और पंखे का यूज नहीं होगा तो बिजली बचेगी। तो ये सब काम पाकिस्तान कर रहा है। ओके। अब इसमें क्या है, पाकिस्तान ये सब तो खुला कर रहा था, मतलब ये सब तो लोगों को पूरे अनाउंसमेंट करके बताया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक काम और कर रही थी इसमें, क्या काम कर रही थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट? जैसे मान लीजिए रात हो गई, अब पाकिस्तान ऐसा तो है नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है, एक ही समय पर रात होती है, जैसे हमारे यहाँ होती है, थोड़ा बहुत टाइम का फर्क होता है, लेकिन वहां पे वो तो बस भी और छोटा देश है हमसे भी, तो एक ही समय पे जो है पूरे पाकिस्तान में रात होती है, एक ही समय होता है, जो पूरा समय होता है 10 जो है पूरी कंट्री में एक ही साथ बजते हैं, जैसे हमारे यहाँ पूरी कंट्री में एक साथ 10 बजते हैं, भले ही टाइम का थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है दिन का हमारे यहाँ, लेकिन उनके यहाँ तो दिन का भी नहीं होता क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री नहीं है। तो जो इनकी गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, जैसे रात को जब सब सो जाते थे उस टाइम पे क्या करती थी, बिजली जो है उसको बंद कर देती थी, जो अपनी ग्रिड होती थी उसको बंद कर देती थी, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है तो कोई पंखा, एसी, कूलर कुछ नहीं चला रहा। ओके, कुछ ऐसी चीज तो चला नहीं रहा, तो बिजली चली जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, इतना ठंड के मौसम में आराम से अपने कंबल में बैठ के सोते हैं, तो कंबल में लेट कर। तो इनकी गवर्नमेंट क्या करती थी, लाइट भी नहीं जलती है, रात में लाइट का भी इस्तेमाल नहीं होता है, तो रात के समय जो अपनी ग्रिड है उसको ऑफ कर देती थी। ऑफ करने से क्या होता था, जितनी भी बिजली इलाके की होती थी वो सब चली जाती थी। अब दिक्कत क्या हुआ, ये बहुत समय से चल रहा था, पिछले कुछ साल नहीं, पिछले कुछ महीनों से, 6-7 महीनों से चल रहा था काम, अच्छे से चल रहा था, और बहुत सारी बिजली भी बचा पा रही थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, संडे को जब उन्होंने सैटरडे की रात को जब बिजली जब ऑफ की, जो सैटरडे की रात को उन्होंने बिजली ऑफ की, तो बिजली ऑफ करने के बाद जब मंडे की सुबह को, सॉरी संडे की सुबह को उस बिजली को खोला, तो जो है आपकी ग्रिड जो है इनकी चली नहीं, ठीक है, जो ग्रिड है वो चली नहीं, क्योंकि ऑन ऑफ हो रही थी, इतने दिनों से लगातार ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है रात को, तो उसकी वजह से जो आपकी ग्रिड है फेल कर गई। जब फेल कर गई, जब ग्रिड चली नहीं तो कहीं पे भी जो है लाइट नहीं पहुंची, जब लाइट नहीं पहुंची तो फिर कहीं पर लाइट आई नहीं। इसकी वजह से जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको बिजली की परेशानी हुई, उनको बिजली उनको मिली नहीं। संडे को करीबन 220 मिलियन लोगों को बिजली नहीं मिली। 220 मिलियन लोग जो हैं उनके पास बिजली नहीं थी। समझ रहे हो आप? 220 मिलियन लोग कितने हो गए? 220 मिलियन लोग जो है उनके पास बिजली नहीं थी। समझ रहे हो आप? अब इसमें पाकिस्तान, जो चाइना का क्यों मेंशन है, देखिए चाइना, आपने सुना होगा, चाइना और पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, सीपैक। अगर नहीं सुना हो आपने सीपैक, तो मैं आपको बता देता हूं क्या है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक का मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें क्या कर रहा है चाइना और पाकिस्तान, देखिए ये मैप है हमारा, ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैप है हमारा। अब इसमें ये जो इलाका है, ये वाला ऊपर वाला, ये जो हिस्सा है, ये जहां पे मैंने पेन, ये मार्कर से मार्क किया है, इसे ऊपर वाला जो है इस इलाके को क्या कहते हैं, पीओके कहते हैं। जो एरिया पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके। तो यहाँ पे क्या है, ये पाकिस्तान के अंदर आता है। ये आपका पाकिस्तान है जहां पे मैंने पी लिख दिया बड़ा बड़ा, ये आपका पाकिस्तान है। ये ऊपर वाला जो है ये चाइना है, जहां पे सी लिख दिया मैंने बड़ा बड़ा, दिख रहा है? वो दिख रहा होगा आपको, पी लिखा है वहां पाकिस्तान है, सी लिख रहा है वहां चाइना है, और जो बीच में मैंने मार्क किया है ये आपका, ये जो मार्क किया है ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, मतलब थोड़ा सा और एरिया है, पर ये मैंने आपको बताने के लिए मार्क किया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना ऐसे करके एक कॉरिडोर मंगा रहे हैं ना, तो इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पी और सी को कनेक्ट कर दिया ना, ऐसे एक रोड बना रहे, पूरा हाईवे टाइप बना रहे, इसको बोला गया पाकिस्तान चाइना, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
ये पूरा जो कॉरिडोर बन रहा है किस लिए बेसिकली बनाया गया है? बेसिकली चाइना का जो एक वो चल रहा है आजकल प्रोजेक्ट, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो आपका वो चल रहा है आपका BRI। BRI मतलब ये चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें चाइना क्या कर रहा है, अपने आसपास पूरा एरिया जो भी है ना एशिया में, उन सबको रोड बना रहा है, उनको रोड से कनेक्ट कर रहा है जितनी भी कंट्रीज हैं, और जो पानी है उनको समुद्र रास्तों से जो है कनेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि जो बिजनेस अच्छे से कर पाए, चाइना जो है फायदा उठा पाए। अब चाइना इसमें क्या कर रहा है, चाइना क्या करता है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान गरीब कंट्री है, कोई और गरीब कंट्री है, उसके पास पैसा है नहीं इसमें प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, क्योंकि अगर उनको फायदा उठाना है, उनको भी तो फायदा होगा जब ये रोड वगैरह बन जाएंगी, तो उनको फायदा उठाना है तो उनको भी लगाना पड़ेगा इसमें पैसा, जो कॉरिडोर वगैरह बन रहे हैं। तो जब उनके पास पैसे नहीं होते तो चाइना क्या करता है, उनको पैसे देता है ना, उल्टे सीधे इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसे देता है, और फिर उसके बाद जब वो पैसे वापस नहीं कर पाते तो पूरी जो रोड है उसको अपने अंदर कब्जा लेता है, या तो फिर उनका कोई ना कोई हिस्सा ले लेता है उस पैसे के अकॉर्डिंग जो उन्होंने लोन दिया होता है उनसे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो इसी वजह से इंडिया इस प्रोजेक्ट के बहुत ज्यादा खिलाफ है, और इंडिया इसका मेंबर भी नहीं है। ओके, ठीक है, जब भी कभी थोड़ा टाइम मिलेगा एक आध दिन में, या फिर कभी भी, अब ये थोड़े बहुत दिनों में न्यूज में आता रहता है, ये जो आपका BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, जब न्यूज में जब भी आएगा ना, तो उस दिन में आपको पूरी एक ये न्यूज ये तो रखेंगे न्यूज में, तो समझाएंगे आपको करंट अपडेट्स में, एक स्पेशल वीडियो भी पूरी बना दूंगा BRI के ऊपर। ओके, मैप के साथ आपको पूरा समझाऊंगा BRI में क्या है। ओके, तो जब ये प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान के बीच में बन रहा है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें जो है पाकिस्तान चाइना ने क्या किया है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड्स हैं ये भी बनाई है पाकिस्तान के लिए। क्यों बनाई है? क्योंकि जब पूरा ये कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ पे चाइना का भी बिजनेस चलेगा, सब कुछ होगा, तो इसके आसपास जो फैक्ट्रीज बनेंगी, जो पूरा बिजनेस चलता है इस रूट से, पूरे रास्ते से, जब वहां पे रोड बनती है किसी जगह पे तो आसपास बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है। ओके, तो जब बिल्डिंग बनेगी पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, जो आसपास बिल्डिंग बनेगी उनको भी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, और पाकिस्तान की हालत खराब है, अपने लोगों को बिजली नहीं पहुंचा पा रहे, तो उसको कैसे पहुंचाएंगे? तो चाइना क्या कर रहा, चाइना ने क्या किया कि यहाँ पे ऐसी ग्रिड्स बना दी, यहाँ पे ऐसी वो बना दी, बिजली की फैसिलिटी जो सबके पास पहुंच पाए। ओके, अब जो चाइना ने बनाई है, चाइना ने यहाँ के लिए तो बनाई है ना, फिर उसी के बाद ये जो पाकिस्तान है उन्होंने जो इनके पूरा पाकिस्तान है उसके अंदर जो पूरी ग्रिड्स लगी हुई है वो भी चाइना से बनवा के उनको भी चेंज कर लिया। अब ये ग्रिड्स जो है ठीक से काम नहीं कर रही है, चाइनीज मेड ग्रिड्स हैं, लो क्वालिटी की होती हैं। चाइनीज मेड का सामान तो आपने सुना होगा लो क्वालिटी का होता है, भले ही वो अपने यहाँ बहुत अच्छा यूज करते हैं और अच्छी कंट्रीज में अच्छा देते हो जो उनको सुना सकती है कंट्री, लेकिन पाकिस्तान तो खुद उनके नीचे दबा हुआ है, पाकिस्तान तो कुछ कह नहीं सकता, तो इन्होंने पाकिस्तान को घटिया से घटिया सामान पकड़ाया। अब वो जो है ग्रिड फेल होती चली जा रही है, ठीक है, ठीक से झेल नहीं पा रही है, क्योंकि ये लाइट ऑफ करना ऑन करना ये इतनी बड़ी चीज नहीं होती है, इतनी बड़ी बड़ी ग्रिड होती है, पूरे पूरे देश को लाइट पहुंचा रही है, देश का पूरा एक एरिया को लाइट पहुंचा रही है ना। अगर ये ऑन ऑफ करने से अगर ठप होने लग जाए तो क्या फायदा उसका, समझ रहे आप? तो ये इतनी कमजोर नहीं होती कि इतनी आसानी से जो ठप हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की हो गई, इसका मतलब वो बहुत कमजोर क्वालिटी की थी। ऐसे जो CPEC के आसपास बन रही है वो भी ठप हो जा रही है रोज रोज, कभी ना कभी, लेकिन वो बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर रही है, उसकी वजह से उनको ठीक कर लेते हैं। पर ये जो वाली अब जो ग्रिड इनकी हुई है खराब, जो हुई है वाली ग्रिड, ये जो है बहुत ज्यादा बड़े एरिया को कवर करती है, तो इसलिए नुकसान है और बहुत सारे लोग इसका नुकसान को झेल रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ देखिए, अगर देखें तो ध्यान से, पाकिस्तान कुछ पैसे बचाना चाहता था, अब कुछ पैसे बचाने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अब बहुत बड़ा नुकसान कैसे कर लिया पाकिस्तान ने अपना, कुछ पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, जो है रात को बिजली यूज ना हो तो पैसे बचेंगे और इससे हमको फायदा हो जाएगा। अब इससे नुकसान क्या हुआ पाकिस्तान को, जब लाइट चली गई है तो लाइट चलने के बाद क्या है, अब बहुत सारे बिजनेसेस नहीं होंगे, जो भी थोड़े बहुत बिजनेस पाकिस्तान में होते होंगे, जो भी फैक्ट्री वगैरह होती होंगी वो बंद हो जाएंगी, जो फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो जाएंगी तो कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, समझ गए आप? और लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो तो है हो ही रहा है, लोगों से तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है इनको, इनकी आर्मी सारा कुछ करती है, लोग यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली के लिए पैसे नहीं है, जो बेसिक नेसेसिटी होती है उनके लिए लोगों को पैसे प्रोवाइड कर, लोगों को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, कपड़ा मकान ये सब जो है, और कपड़ा मकान बिजली ये सब प्रोवाइड कराने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। और मिलिट्री जो है इनकी अपना बजट बढ़ाती जा रही है, अभी इनकी मिलिट्री ने 11% का अपना बजट बढ़ाया था लास्ट ईयर ही, समझ रहे हो? 11% का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है 11%, समझ रहे हो? पर लोगों के पास खाने के लिए पैसा है नहीं, तो लोगों तो इन्होंने गुलाम बना रखे हैं, ना तो लोग अपनी पसंद से कोई प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट चुन सकते, ना लोगों को खाना पीना मिल रहा है ध्यान से, ना बिजली मिल रही है, और पाकिस्तान की आर्मी जो है मजे लूट रही है, समझ रहे हो आप? तो इन्होंने गुलाम की तरह इनको बना रखा है अपने लोगों को, समझ रहे हो? तो जो है मैं इसके थ्रू आपको क्या बताना चाहता था कि जो है ये जो चाइना मेड ग्रिड जो है ये फेल हो गई, क्यों फेल हो गई वो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, ये चाइना मेड क्यों यूज हो रही है ये भी मैंने आपको बता दिया CPEC के थ्रू। और ये जो BRI है जिस भी दिन न्यूज में आएगा ना,
बस मैं वेट कर रहा हूँ किसी भी दिन न्यूज में आए, मेरे लेक्चर जो है तुरंत आ जाएगा। अगर अगले 2 हफ्ते में न्यूज में नहीं आता है तो इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर आपको मिल जाएगा। बीआरआई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। बीआरआई मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आज की लास्ट न्यूज। इंडिया इनवाइट्स पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस फॉर एससीओ मीटिंग। तो ये जो साल है ना, कौन सा साल चल रहा है ये? 2023। ये साल इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं, जो ये फॉरेन जो भी चीजें हैं ना, जो ये जियो पॉलिटिक्स होती हैं, जियो पॉलिटिक्स मतलब ये फॉरेन, ये जो विदेश की पॉलिटिक्स होती है, एक दूसरे कंट्री के एक साथ आपस में होती है, इनके लिए इसके लिए इंडिया के लिए इतना बेहतरीन साल है 2023, बहुत बेहतरीन। कैसे? मैंने आपको बताया G20 की मीटिंग हो रही है इंडिया में, ठीक है, G20 की मीटिंग हो रही है इंडिया में, 20 कंट्री आएंगी यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी कंट्री, समझ रहे हो आप? तो इंडिया का स्टेचर बढ़ेगा, वो इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडिया के कल्चर को जानेंगे, और मीटिंग जो है बहुत अच्छे से होगी, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जब G20 की मीटिंग होती है तो पूरी साल मीटिंग चलती है इसकी। जो मेन मीटिंग होती है तो लास्ट में जाके होती है, जो इसके लीडर होते हैं, मेन लीडर जो होते हैं कंट्रीज के, उनके बीच में, लेकिन पूरी साल इनकी मीटिंग चलती रहती है। ये मैंने आपको शराफाज करके बताया था, शराफाज जो है मीटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं पूरे साल, ठीक है। तो पूरी साल इनकी मीटिंग चलती है। तो शराफाज जो है वो भी तो बड़े बड़े वही होते हैं जो गवर्नमेंट से एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी तो आके देश को देखेंगे, हमारी कंट्री का जो है बाहर जाके बताएंगे बहुत अच्छी कंट्री है हमारी कंट्री को, उसके बाद टूरिज्म वगैरह बढ़ेगा, बहुत सारी चीजों में फायदा होगा, इंडिया का जो स्ट्रक्चर और ज्यादा बढ़ेगा। तो एक तो हो रही है आपकी G20 की मीटिंग, फिर आपकी एससीओ की जो लीडर समिट है वो भी इंडिया में हो रही है। मतलब एससीओ की जो समिट है, लीडर समिट नहीं, एससीओ की जो समिट है, एससीओ की समिट भी बहुत सारी होती है। लीडर समिट होती है जो मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट होते हैं कहीं कहीं पे, तो ऐसे करके एससीओ की जो लीडर समिट है वो होगी इंडिया में। जो एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर समिट होती है वो इंडिया में होगी। जो एससीओ की चीफ मिनिस्टर, जो चीफ जस्टिस मीटिंग होती है, चीफ जस्टिस होते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जस्टिस, उनकी मीटिंग भी इंडिया में हो रही है, ठीक है। तो एससीओ की मीटिंग हो रही है। फिर क्वाड की जो लीडर समिट है, लीडर समिट मतलब क्वाड, क्वाड समझते हो ना आप, जो 4 कंट्रीज का हमारा ग्रुप है, कौन कौन सी? यूएस, इंडिया, आपकी ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये जो 4 कंट्रीज के ग्रुप है। तो इनकी जो लीडर्स मीटिंग होनी है, लीडर्स मतलब जिसमें प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और यूएसए के प्रेसिडेंट जो है मिलेंगे, ठीक है। जो सबसे हाई पोस्ट वाले हैं वो मिलेंगे, ऑफिसर्स जो मिनिस्टर्स हैं वो मिलेंगे। वो मीटिंग भी इंडिया में होनी है। तो इतनी सारी मीटिंग इंडिया में, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, इतने सारी कंट्रीज यहाँ पे आएंगी। जो आपका ये है एससीओ है, इसमें भी 7 कंट्री के मेंबर, G20 में 20 कंट्री हो गई और क्वाड में 4 कंट्री हो गई। तो समझ रहे हो कितना, इतनी सारी कंट्रीज इंडिया में विजिट करने वाली है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो साल है इंडिया की जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत बढ़ेगा, इंडिया की सॉफ्ट पावर इस साल में बहुत इंप्रूव होने वाली है। तो इस और यही मीटिंग, ये सब मीटिंग इंडिया में होने वाली है, इसलिए आपके लिए सब मीटिंग इंपॉर्टेंट भी बनती है। आपको पूरा पूरा ट्रैक रखना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज मैं आपको बताऊं, एक एक मीटिंग में आपको बताऊं। अभी बिजनेस 20 की मीटिंग हुई थी, उससे पहले थिंक 20 की मीटिंग हुई थी, ये मैंने आपको बताई है। अभी जो भी मीटिंग इसके साथ साथ हो रही है, इन सब मीटिंग की मैं आपको इसीलिए जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप अप टू डेट रहें, सारी मीटिंग के बारे में आपको पता हो। ओके, तो ये जो मीटिंग होने वाली है, जो आपकी फॉरेन मिनिस्टर वाली मीटिंग होने वाली है और चीफ जस्टिस वाली मीटिंग होने वाली है, इसके लिए इंडिया ने पाकिस्तान को जो है इनवाइट किया है। जो पाकिस्तान के चीफ वो है फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनको, और जो चीफ जस्टिस है उनको इनवाइट किया है। अब पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा ये सब देखने वाली बात है। अभी फिलहाल इंडिया ने अपना काम कर दिया उनको इन्वाइट करके। ओके, अब इंडिया ने इन्वाइट किया है क्योंकि इंडिया की मीटिंग हो रही है। कोई कंट्री नहीं आएगी तो उसके बाद मान लीजिए 7 तो इसके मेंबर ही हैं। आपका एससीओ जो है आपकी, इसके 7 तो मेंबर ही है और 7 में से भी एक कंट्री आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका अच्छा असर नहीं पड़ता है पूरी दुनिया में। यही समझेगा ऐसे बेकार सा ग्रुप, पूरी दुनिया यही समझेगी 7 मेंबर है उसमें से भी एक आ नहीं रहा, तो यही समझेगी ऐसी बेकार सा है। फिर दूसरा, अगर बेकार सा इसको समझेंगे तो इंडिया के ऊपर हाथ उठेंगे और इंडिया के ऊपर उंगली उठेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडिया में हो रही है। तो इस वजह से इंडिया ने इन्वाइट कर दिया। पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा पाकिस्तान आएगा, क्योंकि क्या है, एससीओ का एक मूवी फेस्टिवल भी होता है। ओके, मूवी फेस्टिवल जो होता है इसमें अलग अलग जितने भी 7 मेंबर हैं, इनके यहाँ भी जो साल की बहुत अच्छी अच्छी मूवीज होती हैं वो दिखाई जाती है। यहाँ पे जो भी इनके मिनिस्टर वगैरह, जो भी ऑफिसर्स वगैरह आते हैं ना, उन सबको दिखाई जाती है, जो भी लीडर्स आते हैं। तो पाकिस्तान ने इसमें जो है अपनी कोई मूवी नहीं भेजी और ना कोई अपना मिनिस्टर या कोई भी भेजा इसको जो इनको देखेगा। ओके, तो इससे क्या लग रहा है कि पाकिस्तान शायद मना ही करेगा जो फॉरेन मिनिस्टर और चीफ जस्टिस वाली मीटिंग है इसके लिए भी। लेकिन पाकिस्तान के पास एक और चीज है, अगर पाकिस्तान ने मान लो इनके ऊपर मना भी कर दिया है ना, चीफ जस्टिस और फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के लिए मना भी कर दिया, फिर इसके बाद इंडिया में ही लीडर वाली सब मीटिंग होने वाली है, जिसमें इंडिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये सब, इनके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्राइम मिनिस्टर ये सब बैठेंगे एक साथ, रशिया के प्रेसिडेंट बैठेंगे एक साथ। ओके, तो उस वाली मीटिंग को तो पाकिस्तान बायकॉट करेगा। तो फिर चाइना जो है, क्योंकि देखिए नाम ही इसका चाइना की कंट्री संघाई से शुरू हो रहा है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है एससीओ के, इसकी फुल फॉर्म है एससीओ की संघाई
कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पाकिस्तान जो चाइना है उसके ऊपर आ रहा है, तो उसकी एक सिटी है संघाई, इसके ऊपर आ रहा है, इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। याद रखिएगा बीजिंग है चाइना की कैपिटल है। कंफ्यूजन हो सकती है इसमें कि नाम तो इसका संघाई है तो उसका हेडक्वार्टर भी संघाई में, और नहीं, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो जब चाइना की इसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि चाइना की सिटी के नाम पे इसका नाम है, तो चाइना का इसमें समझ लीजिए बहुत ज्यादा जोर चलता होगा। और चाइना की बेइज्जती ज्यादा होगी। इंडिया की तो इसलिए क्योंकि इंडिया ऑर्गेनाइज करा पूरे ग्रुप की, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान उसमें आ नहीं रहा, इतना सा ग्रुप है 7 कंट्रीज का। लेकिन चाइना की ज्यादा और ज्यादा होगी कि चाइना जो है, चाइना ने ग्रुप बनाया और सारे ग्रुप जो है उनको काउंटर करने के लिए बहुत सारे ग्रुप को, और उसके बाद ये चला नहीं पा रहा ध्यान से। अब चाइना की जो है, चाइना को दबा सकता है, चाइना जो है आराम से दबा सकता है पाकिस्तान को, तो उसे प्रेशर करके चाइना जो है पाकिस्तान को दबा के कुछ किसी मीटिंग में नहीं आया तो लीडर वाली मीटिंग में तो बुला ही लेगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए पाकिस्तान शायद मना करेगा, जो इसके लिए बुलाए हैं इंडिया ने इसके लिए इन्वाइट किया, क्योंकि अभी लीडर समिट के लिए इन्वाइट नहीं किया है, अभी फॉरेन मिनिस्टर समिट के लिए और चीफ जस्टिस मीटिंग के लिए जो है आपका इन्वाइट किया है, तो इसके लिए तो लग रहा है पाकिस्तान मना ही करेगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए। तो आशा है मुझे आपको सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जैसे ये वीडियो अपलोड होती है आप देखते हो इसको, ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कल आज शाम की जो वीडियो होगी शाम को 8 बजे, हम 2 बार बनाते हैं, शाम को 8 बजे बनती है करंट अपडेट्स की, सुबह को 8 बजे आती है। ये थोड़ी लेट हो जा रही है क्योंकि अभी हमको रिकॉर्ड करके डालनी पड़ रही है, पहले लाइव चल रही थी, कुछ नेट की परेशानी चल रही है, जैसी नेट की परेशानी खत्म होगी ये दोबारा से लाइव आ जाएंगे। ओके, तो जब लाइव आएंगे तो सुबह को 8 बजे, शाम को 8 बजे। अभी जो है थोड़ी बहुत लेट हो जाती है आगे पीछे रिकॉर्ड करने में, कभी जो है बीच में बंद हो जाता है या कभी कोई ना कोई परेशानी हो जाती है तो उसको जोड़ना वगैरह पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, तो जो है जब ये टाइम से आने लगेंगी, जब ये लाइव होंगी, तो अभी थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, तो प्लीज माइंड मत करिएगा, अब थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा अभी कुछ दिन के लिए, थोड़े दिन की बात है, एक हफ्ते की मुश्किल से बात है, ये जो हफ्ता चल रहा है इस हफ्ते की बात है। जो मंडे से होगा हम लाइव ही लेके आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि मंडे से लाइव ही लेके आए। ओके, अभी जो आपके ये वाईफाई वाले भैया हैं इनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मंडे तक सारा सिस्टम हो जाएगा। ओके, तो चलिए वो देखते हैं मंडे तक होता है कि नहीं होता। फिलहाल लेक्चर पे आते हैं। जो हमारा लेक्चर है, आप कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप सीधे सीधे हमको कमेंट कर दीजिए, हम आपको जो है, मैं आपको ये जो भी अगला लेक्चर आएगा शाम का 8 बजे, कल सुबह के 8 बजे वाले आपको इसमें करंट अपडेट्स की वीडियो में आपको बता दूंगा, जो भी आपके समझ में नहीं आया होगा, फिर टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए पूछे, क्योंकि पूछना जो है आपको ही पड़ेगा, मुझे नहीं पता चलेगा आपको पता चला है कि नहीं चला, क्योंकि आप मेरे बिल्कुल सामने नहीं बैठे हो, मुझे नहीं पता चलेगा। आप कमेंट करोगे उसी से मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर मेरा काम है आपको समझाना, मैं जैसे भी समझाऊंगा आपको, मेरा काम समझाना है, आपका काम पूछना है, पूछिए मैं समझाऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमको सपोर्ट करें, ताकि हमारा जो चैनल है बहुत से लोगों तक और पहुंच सके, और हम जो है उनको भी सिखा सकें जो हम आपको सिखा रहे हैं, और हम अपने लेक्चर से उनको और ज्यादा क्वालिटीज को इंप्रूव कर सकें, और ज्यादा टीचर जो है इसमें इन्वॉल्व कर सके, और सारे सब्जेक्ट जो है इनको स्टार्ट कर सकें। इसलिए हमको सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करिए, इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए कि हमारा चैनल जो है सब लोगों तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे आज शाम की करंट अपडेट्स की वीडियो में। तो धन्यवाद फिलहाल के लिए।